हुआ इस समीकरण को ये भी एक चुनौती होगी। बिहार में ये समीकरण करीब 31% का है। आरजेडी की आज तो कोई मुख्य वक्ता नहीं है। हम ही लोग आपस में जो कृषक जिनका जो भी अनुभव है हम लोग परिचर्या में शामिल हो सकते हैं। आज अभिषेक जी यात्रा में है, ट्रेन यात्रा में। तो बिगड़े साहब, आप, सुरेश्वर जी, अनिल जी, कोई भी अपना अनुभव प्राकृतिक चिकित्सा या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर कृषि से लोग जुड़े हुए हैं तो कुछ अनुभव शेयर कर सकते हैं। जी सर। हाँ जी जी, बिगड़े साहब आप थोड़ा चर्चा को आरंभ करें, फिर देखते हैं क्या बनता है। सभी को नमस्कार। प्राकृतिक नमस्कार। प्राकृतिक खेती की बात हो रही है और टॉपिक आज का है प्राकृतिक खेती। बहुत बार डिस्कस हो चुकी है। आज का टॉपिक है कि कुछ बड़े किसान अपना कुछ पोर्शन जो खेती कर रहे हैं उस कुछ पोर्शन को शुरू करें और उसमें देखें कि उसको किस तरह डेवलप किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो फिर उसके बाद वो सबको फायदा भी दिखे और सब अडॉप्ट करें, क्योंकि छोटे किसान के लिए एक एक बार चेंज करना मुश्किल है। जमीन को बदलने भी में भी कम से कम 3 साल लग जाते हैं। तो उसमें अगर उसकी एकदम कमाई रुक गई तो उसके लिए मुश्किल होगा। तो टॉपिक तो बहुत क्लियर कट है कि हमें प्रकृति की ओर आना है, प्रकृति खेती की ओर आना है और हमें एक स्थायी कृषि प्रणाली की तरफ जाने के लिए पहले हम कुछ पोर्शन में करें और फिर उसके बाद छोटे किसानों को भी नकल मार के बाद में धीरे धीरे जैसे उसकी हालत आती है उसका आता है। अब बेसिकली हम किसको प्राकृतिक खेती कह रहे हैं, ये एक इश्यू है, क्योंकि हमारे इधर 4-5 बातें आती है। प्राकृतिक खेती नंबर 1, गो आधारित खेती नंबर 1, जहर मुक्त खेती नंबर 3 और ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड पशुओं के साथ। और कुछ खेती हम इस तरह भी करते हैं कि वो जिसमें और भी कुछ प्रयोग होते हैं, मिक्स टाइप की खेती होती है। तो उसमें बेसिकली प्राकृतिक खेती, इस तरह की खेती, केमिकल को छोड़ दीजिए, ये एक स्थायी खेती की तरफ जाना है। स्थायी खेती का मतलब
आप सब जानते हैं। और सतही खेती वो हो गई कि इसमें हमने जमीन से क्रॉप लेनी है और जमीन को साथ के साथ उसके जो दी हुई क्रॉप है तो उससे उसके अवशेष से उससे दोबारा से उसको वही एलिमेंट्स या वही चीजें जो हमने ले ली है एक फसल कोई सिग्नल का चैलेंज है ब्रिगेडियर साहब? आवाज रुक गई आपकी। डॉक्टर साहब, वो आपकी आवाज हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या श्री जी? जी हाँ, बीच में गायब हो गई थी आधे मिनट के लिए। अच्छा। जी आ रही तो है। वो हमने दोबारा से उसकी तरफ प्रकृति यही कहती है और उसकी तरफ जाना है। तो हमने बीच में चाहे खाद्यान्न की कमी हो चाहे बहुत तेजी से लेने के चक्कर में हमने वो पूरी फसल हो हम वेट नहीं करेंगे, दूसरा रिप्लेसमेंट हो ना हो, और उसमें से ही सिंथेटिक खाद वगैरह डाल के और उसको फसल वही लेते रहे, पर वो धीरे 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 उसकी क्वालिटी जमीन की तो खराब हो ही गई कि अब उसके बगैर होगी ही नहीं। और उसको रीबिल्ड करने में उसको वही स्ट्रक्चर बनाने में आप रेगुलरली करो हर साल तो हो जाता है, लेकिन आप उसको 4-5 साल को केमिकल से लो और फिर उसको इसमें लोगे तो उसमें इतनी जल्दी डेवलप नहीं होते, क्योंकि ये उनके माइक्रोब्स को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। और उसके केंचुए वेचुए जो भी हम प्राकृतिक चीज चीज से यूज करते हैं उसको ये खाद फिर वो ये उसको जमीन की नमता और जमीन की में कितना मिट्टी है उसको भी खराब करते हैं, और उसमें ये चीज तो निकल ही जाती है तो दोबारा तैयार करने में बड़ा कष्ट लगता है। तो अब सतही खेती में ये है कि सतही खेती तो बहुत अच्छी चीज है और इसको कई तरीके से किया जा सकता है। हम गाय का प्रयोग में कहते हैं तो गाय के गोबर या और भी कोई जो खाद जो बनाते हैं पेड़ पौधे पत्तों से, तो उसमें उसको इसमें से रिप्लेस करते हैं। पहले गांव में तो यही होता था, ये तो बाद में आया है यूरिया वगैरह। सारे साल खाद इकट्ठा करते थे, एक खड्डा खोद के वो खाद बन जाता था, हर 6 महीने में उठा के उसको खेत में डालते थे और 6 महीने बाद दूसरी फसल बोने के बाद फिर 6 महीने बाद या दूसरे खेत में डालते थे। तो ये तो एक सारा जो वेस्ट है बचा हुआ वेस्ट इंक्लूडिंग गोबर है और भी जो पत्ते हैं जो कुछ है उसको साल तक उसको खाद में कन्वर्ट करने का कोशिश करते थे। तो वो फिर उसमें डाल देते थे तो उससे कुछ अब खेती भी ज्यादा हो गई तो अब उतना हमारे पास ये पत्ते वत्ते ये कोशिश करने का है नहीं। और फिर इसमें भी हमें उसको अ, कमी रह जाती है, क्योंकि जनरली जो आप कितना ही अच्छा खाद बना लो, जैसे नाइट्रोजन है एक एलिमेंट ही मैं डिस्कस करता हूँ। नाइट्रोजन अब जिस हिसाब से हम फसल ले रहे हैं जमीन से वो करीब 1 हेक्टेयर में आप 100 क्विंटल अगर आपने गेहूं लेना है तो करीब 300 किलो नाइट्रोजन चाहिए। इसमें 1 से 1.5% होती है जो आप अच्छा भी गोबर का जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, और दूसरी चीज है वो अलग बात है। तो इसमें 1 से 1.5% आपकी नाइट्रोजन होती है। तो इसमें करीब 300 बनाने के लिए आप 6,000 किलो आपको ये इस तरह का खाद कंपोस्ट कह लीजिए या गोबर कह लीजिए इस तरह का खाद चाहिए। वो उसको 300 में उसमें 46% नाइट्रोजन होती है यूरिया में। तो 300 लेने के लिए आप अंदाजा लगा लो 6-7 का उसका चाहिएगा बैग्स। तो
वो उसको आसान समझता है, 6-7 बैग का मतलब सब्सिडी के साथ वो आपको मिल गया 2000 का, और ये आपको छः 6,000 जो मिल गया, ये कितने का पड़ता है हिसाब लगाया जा सकता है। तो लेकिन ये परमानेंट है, वो टेम्परेरी है। तो हमें इस तरफ तो बढ़ना है, पर जो आज का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर कट गाइड करता है कि हम, जैसे काफी लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि हम बिल्कुल रासायनिक को चेंज कर दें, वो नहीं हो सकता। आपने प्रैक्टिकल वे अडॉप्ट करना है। और आप जो है ना, 1 किसान, 2 किसान, 5 किसान, उसको तो एक्सेप्शन कुछ भी हो सकती है, वो तो कर सकता है, उसमें तो कोई दौर ना रही। पर आप देश लेवल पे जब इस कैंपेन को लेते हैं, तो इसको कैसे अडॉप्ट करें कि ऐसा फेल्योर ना हो, और लगे भी नहीं लोगों को, कहीं ऐसा दिखे नहीं, जैसे कुछ एग्जांपल श्रीलंका का वगैरह का देते हैं। तो हमें उस तरह जाना चाहिए। तो ये टॉपिक सेलेक्ट मेरे ख्याल से अभिषेक ने बहुत सोच समझ के किया है कि हम बड़े किसान शुरू करें, जिसके पास मान लो 5 एकड़ है, तो वो 1 एकड़ में अपना इसकी स्थायी खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ जाए, उसमें अपना खाद का बंदोबस्त करे। गाय गाय से थोड़ा सा जल्दी होता है, क्योंकि गाय में माइक्रोब्स ज्यादा होते हैं। तो उससे हम ज्यादातर तो हमने ये भी देखा है कि एक गाय का गोबर अगर आप 10 और जानवरों के गोबर में मिलाकर, पत्तों में मिलाकर छोड़ दो, तो वो उसको भी उस टाइप का खाद बनाने में मदद करता है। इसलिए ज्यादातर तो एडवाइस हमारी ये रहती है कि भाई आप सारे जानवरों का गोबर और पत्ते वत्ते सब मिला के उसमें से गाय के गोबर को डालिए, ताकि उसको प्रोसेस करिए, ढक के रखिए, थोड़ा पानी डालिए, तो वो उसको भी उसी लेवल पे बनाता है। अकेला गाय का गोबर में तो है ताकत, तो इस तरह करना पड़ता है। तो ये स्थायी खेती का मेरे ख्याल से तो अच्छा सिस्टम है, और हमें जरूर इसी को अडॉप्ट करते हुए कई गांव में बढ़ना चाहिए। हाँ, कोई किसान है, कैपेबल है, वो एक साथ भी बढ़ जाए, या वो ज्यादा भी जमीन ले ले, अपनी सारी भी ले ले, तो उसको छोटे किसान के लिए यह है कि वो धीरे धीरे एक बगीची आजकल सब गांव में रहती है, जैसे आपने भी बगीची बनाई हुई है श्री जी, तो वो बगीची तो कम से कम जिसमें सब्जियां और कुछ फल वगैरह ऐसी खेती करते हैं, वो बगीची तो ऑर्गेनिक आपने ने शुरू करनी ही है। मतलब ये स्थायी खेती के रूप में, वो बगीचे बदलते नहीं है जनरली, क्योंकि वो गांव के पास या घर के पास होती है। तो उसको तो यूरिया इससे बिल्कुल ही पहले ही हटा देना है, उससे प्रयोग नहीं करना। मैं यही शुरुआत में कहना चाह रहा था, बाकी आप दूसरे लोगों से देख लीजिए। कोई और साथी हैं जिनको कृषि का अनुभव है या कृषि का अनुभव लेना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? देवदत्त जी, प्राकृतिक खेती में आपका क्या अभी तक अनुभव है? कुछ कर रहे हैं, कुछ करने की सलाह दे रहे हैं? देवदत्त जी। जी, सभी लोगों को नमस्कार। हम अपने यहाँ जो खेती कर रहे हैं, हमारे अभी खेत खाली नहीं हुआ है, तब तक हम तैयारी कर रहे हैं सब्जियों के लिए। और गौ गोबर से हमने एक शिखंजीवा अमृत तैयार किया हुआ है, वो हमने ड्रम में तैयार कर लिया है, जिसमें 15 लीटर गौमूत्र और 15 किलो गोबर, 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन और 1 किलो बरगद की मिट्टी, बरगद के नीचे की, ये घोल के एक ड्रम में तैयार कर रखी है। और उसको हम सबसे पहले जमीन शोधन में काम करेंगे, भूमि शोधन करेंगे सबसे पहले हम उसका। और भूमि शोधन करने के बाद में फिर उसमें हम सब्जियों की खेती करेंगे। और सब्जियों की खेती में हमने ये तैयारी की है कि सब्जी में रोग लगने के चांसेस जो रहेंगे, उसके लिए हमने मट्ठे से एक दवा तैयार की हुई है। वो मट्ठे में ये लहसुन और अदरक, हरी मिर्च और उसमें हल्दी, ये डाल करके तैयार की हुई है दवा। तो उसी को जैसे जैसे रोग लगेगा, रोग लगने से पहले ही हम उसका छिड़काव करेंगे। ये प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, करने जा रहे हैं अभी। बस इतना ही कर पाए हैं, शुरुआत है अभी, तो इतना ही कर पाए हैं। बस, धन्यवाद। बहुत सुंदर देवदत्त जी। और कोई साथी जो खेती से जुड़े हुए हों या खेती से जुड़ना चाहते हैं? जीवेश पांडे जी, आपके यहाँ कुछ अनुभव है खेती का? जीवेश पांडे जी। नहीं नहीं सर, मैं अभी सुन ही रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।
और कोई साथी जो खेती से जुड़े हुए हैं? एक तो मुझे समझ में आता है कि जो खेती से जुड़े हुए हैं या नहीं, खेती से जो प्रोड्यूस होता है उससे तो जरूर जुड़े हुए हैं। तो अगर मुझे स्वस्थ जिंदगी जीना है, तो अगर मेरे पास शहर में रहने की मजबूरी है, तो कहीं ना कहीं नजदीक या दूर में किसी ऐसे किसान से जुड़ना है जो कि पारिवारिक संबंध बन जाए, उसको गाइड हेल्प करना और अपनी और उसकी दोनों की जान की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ उसको इंस्पायर करना, ये बहुत जरूरी हो गया। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि बहुत बड़े स्केल पे जो भी खेती कर रहे हैं उनके दिमाग में है कि अधिक से अधिक मैं पैसा कमाऊं, क्योंकि जैसे हर बिजनेस में होता है, खेती भी एक तरह से जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे एक कमी होती है कि कन्वेंशनल तरीके से सिर्फ खेत में ट्रैक्टर चलाया और कोई एक बीज डाल दिया, चाहे वो गन्ना डाल दिया, गेहूं डाल दिया, धान डाल दिया, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आज जहाँ पानी की सुविधा हो, वहाँ ज्यादातर किसान जो जागरूक हैं, जो प्राकृतिक खेती की तरफ चल रहे हैं, उनको सिखाया जा रहा है कि मल्टीपल क्रॉप एक ही खेत में, कोई छोटे साइज के जैसे साग सब्जी हैं वो हो सकते हैं, कोई जमीन के अंदर है, कोई जमीन के ऊपर है, कोई क्रीपर टाइप है। उसी में जो 3 महीने 4 महीने में क्रॉप देने वाले हैं वो भी लगा दिया गया। उसी में पेड़ पौधे लगा दिए गए जो 3 साल 5 साल में फल दे रहे हैं। मल्टी क्रॉपिंग से क्या होता है कि एक दूसरे का जो वेस्ट होता है उससे हमको नेचुरल फर्टिलाइजर मिल रहा है और उसके प्रॉपर तरीके हैं। तो दूसरा मेरा अनुभव है कि अगर किसी के पास 5 एकड़ खेत है या 10 एकड़ खेत है, अगर हम ठीक से मैनेज करें तो 1 एकड़ या 2 एकड़ में एक परिवार के लिए सफिशियंट खाना साल भर के लिए प्रोड्यूस किया कर लिया जाता है। अब जो 2 या 3 एकड़ बच जाता है, उसको कोई जरूरी नहीं है कि हम कन्वेंशनल खेती ही करें। उसमें हम कुछ ऐसी खेती कर सकते हैं जो कंपैरेटिवली मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। मेडिसिनल प्लांट हो सकता है, कोई ऐसा प्लांट हो सकता है जिसको वैल्यू एडिशन में कर सकूं आसानी से। तो बहुत नए विचार से सोच के इनोवेटिव तरीके से अगर हमको अपने हेल्थ को बचाना है तो प्राकृतिक खेती की तरफ जाना ही है। और ब्लाइंडली कि पूरे खेत को मैं प्राकृतिक खेती कर दूं और एक ही कन्वेंशनल खेती लगाऊं, तो उसमें हो सकता है कि शुरू में 2-3 साल मुझे काफी नुकसान उठाना पड़े। समझदारी के साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग हमें गाइड भी कर रहे हैं और हमें भी एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, खास करके जो शहर में है जिसके पास थोड़ा समय है। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी हमारे एक्सपर्ट्स कोऑपरेटिव के आ गए, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार कि किस तरह से हम प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को गाइड करें, हेल्प करें। आप काफी कुछ कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में और ऑल ओवर इंडिया, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। खास करके बड़े किसानों को किस तरह से प्रायोजित किया जाता है, कुछ हिस्सा प्राकृतिक खेती में जरूर। सुभाष जी अपने अनुभव। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। सुभाष नालंगे जी, अब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जब तक सुभाष जी नहीं बोल रहे हैं, कोई और साथी? योगेंद्र यादव जी, श्याम राठौर जी, किसी को अपना व्यक्तिगत अनुभव? विजय साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो।
हेलो। डॉक्टर सुभाष नालंगे सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो। तक आपकी आवाज नहीं जा रही है, वो तो बहुत प्रॉम्प्ट रिप्लाई करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है उनके, ऐसा लगता। यस। अच्छा, कोई मेरी और आवाज देख आप लो। तक तो पहुंच रही है? मेरे तक आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है। योगेंद्र यादव सर, आप हैं? रेडमी 9 में कौन है? रेडमी 9। ये योगेंद्र यादव ही होंगे। वो आजकल बदलते रहते हैं। प्रेमानंद महाराज, आपके अनुभव? बहुत बहुत धन्यवाद मदन लाल सुनील जी। कुमार। जी हाँ, बोलिए। अब हम खेती वेती तो करते नहीं, लेकिन अनुभव तो बहुत है, क्योंकि बचपन से ही किसानों के बीच में रहे हैं। तो शेयर और कीजिए ना, अनुभव भी तो शेयर करना है महाराज। हाँ, तो जो बड़े किसान हैं उनको प्राकृतिक खेती में लाने के लिए थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है। वो आ भी जाएंगे, क्योंकि उनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। थोड़ा बहुत उत्पादन शुरुआती दौर में कम होगा, वो मैनेज किया जा सकता है, वो मान भी जाएंगे। छोटा किसान जो होता है वो थोड़ा बिचकता है, तो उसके लिए तो कोऑपरेटिव एक माध्यम है कि छोटे किसानों को सामूहिक रूप से एकत्रित करके एक बड़ी लैंड तैयार की जाए, उसमें उनसे काम कराया जाए। तो ये कई जगह चल भी रहा है और लोगों का प्रयास जारी है, लोग कर भी रहे हैं। बड़े बड़े किसान हमारे कानपुर में ही एक चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने करीब 150 एकड़ में अपनी प्राकृतिक खेती के सारे प्रोडक्ट वो बनाते हैं। सब प्रोडक्ट उनके यहाँ उत्पन्न होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा, चावल, गेहूं। और उन्होंने किसानों की लागत कम करने के लिए एक ऐसा थ्रेसर बनाया है जो मल्टीपर्पज है। आजकल जो थ्रेसर आते हैं वो गेहूं का थ्रेसर है तो गेहूं ही काटता है, लेकिन उनका थ्रेसर जो है वो धान भी काटता है, गेहूं भी काटता है, और आपका चना भी निकालता है, दाल भी निकालता है, सोलर से चलता है। तो किसान परेशान इसलिए है कि खर्चे हमारे ज़्यादा आ जाते हैं। हमारे पालेकर जी ने 15-20% पेस्टिसाइड और यूरिया खत्म करने के बाद खर्चे कम किए। उन्होंने 50% तक खर्चे कम कर दिए, जो कि अगर 1 एकड़ जमीन में हमको धान लगवाना है तो करीब 10-15 लेबर लग जाती है, 4-5 हजार रुपए का खर्चा लग जाता है। उन सारी चीजों में उन्होंने खर्चे बचाए हैं। कटिंग करने में भी हमको इतना ही खर्चा लगता है। तो जो लेबर कास्ट है उसको कम करने का उन्होंने एक तरीका निकाला है, जिसके के लिए अभी हमारी हफ्ते भर पहले पालेकर जी से भी बात हुई थी कि वो कानपुर आकर के उस मशीन का देखेंगे और अपने जो पालेकर जी की खेती का जो चल रहा है मॉडल, उसमें अपना उसको प्रमोट करेंगे, लोगों को देंगे। इस तरीके से किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। किसान हालांकि हमसे आपसे बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वो धरती के सीने को फाड़ करके और उससे अन्न उपज करते हैं, उनको हमसे ज्यादा टेक्निक पता है। लेकिन जो आधुनिक तरीके आजकल आ गए हैं उसके बारे में जानकारी उनको देने की जरूरत है, जो कि आजकल हर किसान तो सोशल मीडिया से जुड़ा नहीं है। बहुत कम किसान परिवार सोशल मीडिया से जुड़े हैं। जो जुड़े हैं उनको जानकारी है, जो नहीं है जुड़े हैं उनको जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जो सोशल मीडिया से टच में होता है। तो जागरूकता फैलाने की जरूरत है। किसान जल्दी मान भी जाएगा, क्योंकि जीवन सबको प्यारा है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। मानवता को अगर बचाना है तो केमिकल और पेस्टिसाइड जो हम लोग बाहर से डालते हैं उसको हमको पूरा मुक्त होना पड़ेगा। उसके बिना हमको खेती करने की, गौवंश को भी बचाना है। गौ गाय से जो खेती होगी वो हर तरीके से उपयोगी होगी और हमारे जीवन को बढ़ाने वाली होगी। यही मेरा अनुभव है। इसी पे लग करके हम लोगों को काम करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्रेमानंद महाराज जी। डॉक्टर सुभाष नालंगे सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रहे। हाँ, तो कोऑपरेटिव के थ्रू कैसे किसानों को इंस्पायर कर सकते हैं और कर रहे हैं,
प्राकृतिक खेती की तरफ जरा अपने अनुभव शेयर करेंगे हम सब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। हम लोग कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान की एक व्याख्या करते हैं कि जिनको खेती करना है या दुनिया में कुछ करके दिखाना है और वो खेती में कुछ करके दिखाते, उनको ही हम किसान बोलते। और बाकी जो रहते रोने वाले, वो लेबर रहते, उनको खेती का कुछ लेना देना नहीं है, खेती में कभी जाते नहीं है और खेती दूसरे को दे देते और खेती के बारे में गांव में उल्टी सुल्टी चर्चा करते। जो किसान खुद खेती में जाता है, खुद कुछ करता है, इसके लिए हम 30 साल से काम करते आए हैं। जिन्होंने हजारों एकड़ बगीचे खड़े किए हैं, हजारों एकड़ उन्होंने 2-2 झाड़ 5-5 झाड़ से खेत में लगाना चालू कर दिया है और धीरे धीरे उन्होंने आज 100-200 झाड़ अपने खेत में जमा किए हैं। हर साल मेहनत करके, दूसरे के खेत में काम करके, दूसरे के खेत में सीखकर। ऐसे लोगों को हम हमारे अभी कोऑपरेटिव के माध्यम से लेके उनको उत्पादन का काम दे रहे हैं, बीज उत्पादन। उसके ऊपर हम इसके ऊपर प्रक्रिया करेंगे, बीज के ऊपर बीज तैयार करेंगे और उसका विपणन भी करेंगे। जैसा कि हम पहले तुअर के क्रॉप में चले गए, अभी गेहूं के क्रॉप में चले गए, अभी चने के क्रॉप में चले गए, सरसों के क्रॉप में चले गए। ये कुछ किसानों के लिए है। कुछ किसान ऐसे हैं कोऑपरेटिव में कि वो हॉर्टिकल्चर की खेती करना चाहते। कुछ किसान ऐसे हैं कि 12 महीने में पैसे कमाना चाहते, पपई केली की खेती करना चाहते। कुछ किसान ऐसे हैं कि वो 30 दिन में पैसे कमाना चाहते, वो सब्जी भाजी की खेती करना चाहते, फूल की खेती करना चाहते, खुद मार्केटिंग करते, खुद मेहनत करते और जैविक पूरा उत्पादन जैविक करते, लोगों को अच्छा खिलाते, जैविक देते। लोग उनका वेटिंग कर रहे हर जगह में, हर जिले में, हर ब्लॉक में। जैसा मेरा पाथरडी ब्लॉक है, वहां मेरे 25 किसान थे। वो बाजार में नहीं आए तो लोग इधर उधर देखते थे, कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है। उनको ढूंढते थे लोग, उनका ही नींबू लेते थे, उनकी पपीता लेते थे, उनकी मौसम्बी लेते थे। ऐसे ही आज हमारे अहिल्यानगर में हो रहा है। 100-150 किसान ऐसे हैं कि 30 साल से मेरे से जुड़े हैं, वो जैविक खेती करते, मेरे से जुड़े हैं, मेरे पास आते दवाई के लिए, देसी बीज के लिए, सलाह के लिए और अलग अलग काम के लिए वो आ जाते। कुछ खरीदी करना है, कुछ लेना है, कुछ व्यवहार करना है, तो वो किसान दुनिया से अलग रहते और वो अपने 24 घंटे खेती में रहते, कृषि पर्यटन करते, गाय का बिजनेस करते, डेयरी का बिजनेस करते, बकरी का बिजनेस, बकरी पालन करते, मुर्गी पालन करते और हर इसमें दिन भर कैसी कमाई हो, वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करते हैं। ऐसे ऐसे नए नए प्रयोग करते। कुछ लोग गुड़ गन्ना लगाते, गुड़ का प्रयोग करते, काकवी का प्रयोग करते और लोगों को गन्ने का जूस, कुछ लोग जूस का बिजनेस करते, कुछ लोग डेयरी है तो छाछ का बिजनेस करते। हमारे अहिल्यानगर में स्पेशल स्पेशल छाछ के ठेले लगते। वो किसानी है, खुद का उत्पादन लेके आते, अच्छा लेके आते, खराब पानी मिक्स नहीं करते, खराब दूध नहीं यूज करते और अच्छा दूध देते। तो बड़े बड़े लोग जो लीडर है या कोई बड़े बड़े व्यापारी है, कोई कलेक्टर जैसे, कमिश्नर जैसे लोग हैं, वहाँ छाछ पीने के लिए जाते, छाछ पीते। मैं भी कभी कभी जाता, छाछ पीता धूप काले में। तो ऐसे किसान अपना ब्रांडिंग खुद करते और माल भी खुद पैक करते, अच्छी पानी से धोते, अच्छा साफ सुथरा करते, कटिंग करते, ग्रेडिंग करते, क्लीनिंग करते और फिर बाजार में माल लेके आते। तो ऐसे ही लोगों को किसान करना चाहिए, बोलना चाहिए। और अभी जमीन इनके ही पास रहने वाली है, बाकी लोगों के पास रहने वाली नहीं है। ऐसे लाखों गरीब है। अरे गरीबी क्यों, हाथ से गरीबी पैदा करते।
कामचोर है और खेती को बदनाम करते, किसान को, अच्छे किसान को बदनाम करते। काम नहीं करना ये इनका धंधा है, और दिन भर दारू पीना, बीड़ी फूकना और जुआ खेलना। ये लोग अच्छे किसान को बदनाम कर रहे हैं। ये मैं 30 साल से देख रहा हूं, और मैंने व्याख्या भी की है कि जो सुबह खेत में जाता है वो खुद उत्पादन करता है और लोगों को अच्छा खिलाता है, लोगों से अच्छे दाम भी लेता है और मार्केटिंग भी अच्छी खुद करता है, उसको मार्केटिंग के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोगों को मैं किसान करता, और ऐसे लगभग 25,000 किसान भारत में मेरे साथ है। मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। आज भी मैंने बेंगलोर में 8,000 रुपए का बीज नागपुर से अभी 7 बजे देसी बीज 10-10 पैकेट सारे टाइप के वहाँ गच्ची में, यानी घर के ऊपर, छत के ऊपर लगाने के लिए सीड भेजा, देसी सीड। और वो लोगों ने पहले ही बहुत बार भेज चुका हूँ, और वो शहर के लोगों को भी खिला रहे, खुद भी खा रहे। और दूसरे के वहां भी जगह है, बड़ी जगह, तो वहां भी कुछ लोग जाके काम कर रहे हैं। ये मेरा किसानों के बारे में अनुभव है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। आचार्य विजय कारिकर जी, आप कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे? आचार्य विजय कारिकर जी। अजय मुहोर जी, आप अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे? धन्यवाद सर। सर, वो डॉक्टर साहब ने जो बोला किसानों के बारे में, वो बात सही है। मेरे भी दिमाग में वही है कि जो फील्ड में के अंदर काम करते हैं वो ओरिजिनल किसान है। आजकल उन्होंने जैसी एक डेफिनेशन किया, वैसी हमने एक डेफिनेशन किया कि 3 प्रकार के किसान है। जो सिर्फ नाम के किसान है वो 7/12 पे उनका उनका उनके ऊपर 7/12 सिर्फ है। जमीन उनके नाम पे है और उनको एग्रीकल्चर का कुछ मालूम नहीं रहता, लेकिन उनको यील्ड ज़्यादा आता है क्योंकि वो इनकम टैक्स बचाने के लिए वगैरह वगैरह उसमें एग्रीकल्चरलिस्ट बताते हैं। और दूसरा जो वर्ग आता है वो सिर्फ खेत के बाहर ही खड़ा रहता है। वो जो शहर में नौकरी करते या अन्य व्यापार करते, वो सिर्फ खेत में जाते, खेत में जाने के बाद में रोड पे ही खड़े रहने के बाद में वो खेती देखते। उनको मालूम नहीं अंदर हरा-हरा दिखता, उसको यील्ड कितना आ रहा है, उसको मालूम नहीं रहता। वही लोग शहर में आके शहर में न या अपने जो प्रशासन में बोलते कि वह फसल बहुत अच्छी है, उनको कुछ मालूम नहीं रहता कि अंदर में एक्चुअली यील्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से देखते हैं, अंदर में कितना उसको रोग कीटकनाशक वगैरह फवारना करना करना पड़ता, क्या करना पड़ता, उसको कुछ समझता नहीं। सिर्फ़ बाहर से ही वो देखते और वापस आते और गाँव में चर्चा करते का किसानों की फसल बहुत बढ़िया है। और जो ओरिजिनल किसान रहता है, वो ओरिजिनल किसान अंदर में काम करता है, उसको मालूम रहता है कि अगर ठंड काले में थोड़ी ज़्यादा ठंड गिर गई, तो उनकी फसल बेकार हो जाती है। कभी-कभी वो क्या बोलते हैं उसको धुका धुका हिंदी में कोहरा, कोहरे की वजह से भी फसल खराब हो जाती है। ये शहर के लोगों को पता नहीं रहता। वो बोलते किसान जो है वो झूठ बोलते, एक ही इसमें उनका नुकसान होता है। वो जो किसानों की जो परिस्थिति है वो ओरिजिनल काम करने वाले आदमी को ही है। ये ऐसा मेरे को किसानों के बारे में बोलना है। और दूसरी बात जो डॉक्टर नरलांगीन जी ने बताया कि जो ओरिजिनल छोटे किसान हैं, वो भी प्राकृतिक खेती के लिए काम करने के लिए आज तैयार है। उनको मार्केट डेवलप कर देने के लिए थोड़ा-सा प्रयास करना चाहिए। हमारे इसमें हम थोड़ा हमारे हमारे पास में भी 10-12 किसान हैं, जो छोटे
आधा एकड़ पौन एकड़ वो जो खेती करते, उनका एक हर संडे को हम यहाँ पे दुकान लगाते। दुकान लगाने के बाद में वो व्हाट्सएप पे वगैरह डालते कि ये जगहों पे है। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बाजार के दिन में जो अच्छी फसल निकालता है भाजी-पाला वगैरह, तो उसको लोग ढूँढते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे है, वो जो भी है अपना माल थोड़ा-सा लाता है और प्रसिद्धि होती है और वो उनको टेस्ट वगैरह अच्छी लगी, तो बाकी लोग फ़ोन से उनको पूछते हैं। लेकिन उसका प्रचार-प्रसार ज़्यादा करना चाहिए। दूसरी बात और ये जो एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसीलिए शेन खाद का ज़्यादा उपयोग होने के लिए गौशाला भी बननी बननी चाहिए ज़्यादा, वो भी अच्छा एक मॉडल है। गांडूल खाद भी होना चाहिए और वो अगर अपन ने ऐसी प्रात्यक्षिक बताया कि एक प्लॉट में सिर्फ़ खत वगैरह दे के फसल निकालना और बाजू में दूसरा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और वो सब रासायनिक खत वाला, अगर ऐसा मॉडल किया, तो उसमें लोगों को दिखता है कि ओरिजिनल खाद वाली सब्जियाँ अच्छी है और बाजू वाली थोड़ी उसमें कलर वगैरह अच्छा नहीं है। तो ये इसके लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए और गाँव में जन जागृति करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को नेगेटिव भावना है कि भई एग्रीकल्चर में पैसा मिलता नहीं है, इसीलिए गाँव के जो युवा लोग हैं, वो एग्रीकल्चर में काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए ही वो बीड़ी, सिगरेट, दारू के व्यसन के तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से अपनी नैसर्गिक खेती, सेंद्रिय खेती खत वर्गीय खेती ये करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है और उसमें हम काम कर रहे हैं। मैं हमारे तालुके में रसायन मुक्त खेती की काम कर रहा हूँ, उसमें मेरे पास में 70-80 किसान जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर, आपने मेरे को चांस दिया, धन्यवाद। थैंक यू अजय भाई। और कोई साथी कुछ भी संदेश, सलाह, अपने अनुभव? आचार्य विजय कार्यकर जी। प्रणाम जी, प्रणाम सभी को, धन्यवाद। अभी सुन पा रहा था थोड़ा थोड़ा, आज पूजा में व्यस्त था मैं और अच्छा लगा, सभी लोग बढ़िया बोल रहे हैं, अच्छा है, सबको धन्यवाद। मैं कार्यकर साहब के यहाँ पे गया था, उनको विजिट किया था, देवास में। बोलिए श्रीमान, चुप क्यों हो गए? ललित पंत भाई कुछ शेयर करना चाहेंगे? ललित पंत भाई। जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। मैं तो अभी फिलहाल सुनने की ही में हूँ। कुछ आप लोगों से बस इतना सा आग्रह है कि पिथौरागढ़ के लिए यदि कभी कुछ प्लान बनता है, कुछ जो भी आप लोग अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं वो कुछ पिथौरागढ़ में इम्प्लीमेंट हो सके, तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप अवश्य बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि हाँ, दूरस्थ क्षेत्र में भी कुछ इम्प्लीमेंट कर सके। धन्यवाद। ललित भाई के बिहाफ पे मैं अपना अनुभव शेयर कर दूं। अभी भी हम लोग भाग्यशाली हैं कि कुछ गांव कुछ समय पहले तक थे कि रोड से कनेक्टेड नहीं थे और 2-2 दिन पैदल चल के रोड छोड़ के जाना पड़ता था वहां। और उन इलाकों में केमिकल पेस्टिसाइड कौन ढो के ले जाएगा 2-2 दिन? तो वहां की जो सब्जी, वहां के जो चावल, दाल, राजमा, एक आम आदमी हम लोगों जैसा जो शहर में लो क्वालिटी का फूड खाते खाते वो डाइजेस्ट नहीं होता था। सिर्फ वहां के लोग ही डाइजेस्ट कर सकते हैं।
इतना गर्वित होता था, इतना पौष्टिक होता था। मुझे एक दिन याद है, टिहरी हमारा मेन शहर है, वहां कुछ लेडीज राजमा बेच रही थी। बहुत पुरानी बात है। तो एक अनहेल्दी टाइप राजमा 30 रुपया, सॉरी 60 रुपया किलो बिक रहा था, और एक हेल्दी राजमा था, वो 30 रुपए किलो बिक रहा था। तो मुझे नहीं समझ में आया कि हेल्दी राजमा 30 रुपया और अनहेल्दी 60 रुपया, ये क्यों। तो लेडी से जाके मैंने पूछा कि माँ ऐसा क्यों। तो बोली लेना है 30 रुपया वाला, 5 किलो दे दूं। मैं समझ रहा था कि उसमें कुछ चीज है, तो फिर हंसने लगी। बोली कि बेटा ये गंगी का राजमा है, ये जो खाद केमिकल पेस्टिसाइड में जो खाना खा रहे हैं उनसे ये पचता नहीं है, तो कोई लेता ही नहीं, खरीदता ही नहीं है, गंगी वाले ही खा पाएंगे। कहने का मतलब है कि हम सब लोग जो शहर में हैं, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को आनंद से जीना चाहते हैं, तो किसानों से जुड़ना पड़ेगा। प्योर जो चीजें हैं उसका भाव हमें थोड़ा महंगा भी लगेगा तो कोई हर्ज नहीं है। हम 1 किलो के बदले 250 ग्राम खाएं, 250 ग्राम के बदले 100 ग्राम खाएं, लेकिन उनको जिंदा रहने के लिए थोड़ा हम एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं। या जिस तरह से कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स का बन रहा है, उसी तरह से कंज्यूमर का कोऑपरेटिव बनाया जाए और कनेक्ट किया जाए प्रोड्यूसर कंज्यूमर कोऑपरेटिव को, ताकि वो भी जिंदा रह सके और हमें भी अच्छी तरह से जिंदा रहने का साधन मिले। अदरवाइज वो तो मरेगा ही, लेकिन उससे पहले हम लोग मर जाएंगे, जो शहर में उसी खाने पे डिपेंडेंट हैं, जो जितना भी केमिकल हो, पेस्टिसाइड हो। थैंक यू। सही बात है सर। हमारे यहाँ पे एक किसान है, वो खुद के लिए खेती करते, और वो इंसेक्टिसाइड की जो खेती है, वो आदि वो बाहर बेचने के लिए करते, और खुद के लिए 4 एकड़ खेती खुद करते। उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कुछ भी यूज नहीं करते, और कपास भी लगाते, और कपास निकालने के बाद में देशी कपास, और वो वर्धा में मगन संग्रहालय में देके उनका ही कपड़ा लाते और वो ही पहनते। हाँ, उनका नाम है सतीश बर्डे, और उनके पास में 150 वैरायटी है, वो पुराने बीज की, सब्जी सब्जी की। ज्वारी की 5 वैरायटी है, बहुत सारी। और उनका बायबैक वाला कार्यक्रम है, बेचते वगैरह नहीं वो। अगर आपको ज्वार लगता होगा तो वो 1 किलो आपको बाय पोस्ट भेजेंगे, और आपका यील्ड आने के बाद में उनको 1 किलो वापस करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई साथी? धनंजय भाई, जीवेश भाई, अभी कुछ बोल आप सकते हैं? लोगों की मदन। जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम तो ऐसे जनपद में रहते हैं जहाँ खाद मिलनी ही कठिन होती है। तो दूरस्थ क्षेत्र होने की वजह से हम लोग बहुत कम ही यूज कर पाते हैं, खासतौर से घास वास में। चाहे यदि कभी यूज कर लिया तो कर लिया, और सामान्यतः तो खाद यूज होती ही नहीं है, बस वैसे ही चलते रहता है। जितना गोबर यूज हो गया, नहीं तो उस दिन ऐसे ही चलते रहता है। की घास आई थी, ठीक है, तो आप खड़े हो। अजय भाई, जब मुझे नहीं, और कोई साथी? या उनकी भी बात सही है सर। हमारे यहाँ पे वो जो गढ़चिरौली जिला है बाजू में, वो भी एक आदिवासी जी, जिला करके है बाजू में, और वहाँ पे भी खाद वगैरह पहुंचती नहीं। जैसे आपने एक उदाहरण दिया वो बराबर था, वैसे ही इधर सब्जी वगैरह जो नैसर्गिक वाली सब्जी वगैरह मिलती है। थोड़ा इंटीरियर भाग है, इसीलिए वहाँ पे भी खत वगैरह पहुंचानी है। और क्या बोलते हैं, तणनाशक वगैरह वहाँ पे भी बहुत कम यूज होता है, इसीलिए वहाँ की भी सब्जी बहुत टेस्टी रहती है। थैंक यू सर। हम लोग खुद, मैं खास करके जहां रहता हूं, जब भी रहता हूं, तो छोटे स्केल पे, बहुत स्केल, बड़े स्केल पे नहीं, लेकिन घर के आगे पीछे जो भी जमीन है वो हमेशा हरा भरा भरा रहता है। और कभी मैंने केमिकल, पिछला 10-20 साल हो गए, तो मेरा सेहत भी उसी तरह से, जो जो मिले हैं सबको पता है कि मैं सेहत को कैसे मेंटेन कर पा रहा हूँ।
और नेचुरल खाने की आदत लग गई है। गांव वाले जब ये टेस्ट करते हैं तो उनको भी लगता है कि भाई हम थोड़ा सा अपने लिए कम से कम ये करें। सामूहिक खेती भी की जा सकती है। हम जो शहर में हैं मिलके एक गांव को गांव एडॉप्ट कर सकते हैं। 150 एकड़ जमीन लेके खेती करा सकते हैं कलेक्टिव, लोग कर भी रहे हैं। जैसे 200-300 शहर में रहने वाले लोग वो पार्टनर बन के और महाराष्ट्र सरकार से लीज पे जमीन ले लिया और उसको नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है। जिसे जरूरत है अच्छा खाने खाने की और जो प्रोड्यूस कर सकता है, दोनों में जितना अधिक से अधिक तालमेल हम बना सकें, जीने का सही तरीका है। कोऑपरेट करें, कोऑपरेटिव बनाएं और अच्छी तरह से जिए। मदन लाल जी, जीवेश भाई, कुछ भी सुनने के बाद भी आपको जो लग रहा है कि आपके कैसे असिस्ट कर सकते हैं अपने को और अपने समाज को प्राकृतिक खेती की तरफ आने के लिए? धनंजय भाई, जी भाई साहब, प्रणाम। कुछ कुछ कह अपने अनुभव शेयर रहे कीजिए। जी, हमारा अनुभव यह है कि प्राकृतिक खेती करना चाहिए सभी को। अपने अगल बगल गृह वाटिका, किचन गार्डन या जो भी कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं, नाम दें, और करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में श्रमिक भारती के सहयोग से, श्रमिक भारती की संस्था है कानपुर में, एनजीओ, और हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ कुछ किसानों ने अभी मतलब थोड़ी आवाज कट गई लगता है आपकी, धनंजय भाई। उन्होंने कहा कि स्वाद बहुत अच्छा है, वाले को दोनों को संतुष्टि मिलती है कि पोषण के लिए खाया जाता है तो पोषण उससे प्राप्त हो, और केमिकल फ्री रहेगा तो स्वास्थ्य अपने आप सही रहेगा। बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं हमारे क्षेत्र में, तो काफी इसकी शिकायतें आ रही थी, तो अब लोग इसको अपनाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि 2 साल में अभी खाद की जितनी मतलब मांग थी, उससे ज्यादा कहीं मांग और बढ़ रही है। लोग मतलब ये केमिकल वाली खाद, तो एक तरफ ये भी चलन में आ रहा है कि प्राकृतिक खेती के लिए लोग जुड़ रहे हैं, और एक तरफ मतलब ज्यादा उत्पादन करके बाजार के लिए लोग पैदा करना चाह रहे हैं। उसमें जो है दिक्कतें आ रही हैं। बाजार के लिए लोग मतलब अपने परिवार का कम, बाजार का ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि बाजार में ज्यादा बेच के हम लालच में पैसा कमाने के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ सर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसा हमारा अनुभव रहा कि मतलब लोग अगर पारिवारिक संबंध, यानी जो उपभोक्ता है उससे और जो उत्पादक है उससे पारिवारिक संबंध का भाव रहे, तो ज्यादा अच्छा जीवन अच्छा हो सकता है, प्राकृतिक खेती हो सकती है। और जहाँ बाजार का भाव रहता है कि हमको इनको बेचना है, टमाटर बल्क में बेचना है, फुटकर में बेचना है, हमको ज्यादा ज्यादा लोगों को बेचना, ज्यादा पैसा कमाना है, वहां पे फिर उत्पादक और उपभोक्ता का वो भाव नहीं रहता। तो उसमें केवल क्या है कि ज्यादा उत्पादन हो जाए, हमारा जो चीज हम उगा रहे हैं वो ज्यादा उत्पादन हो जाए, हमको ज्यादा पैसा मिल जाए, ऐसा लोगों की सोच में रहता है, और ऐसा हो भी रहा है। ऐसे हमारे अनुभव है, यही इस बात को अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर भी ऐसा ही कभी हो उन्होंने रहा है। गिफ्ट जी हाँ, आपने जो बोला वो सही बात है, ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि वो मार्केट के लिए और खुद के लिए दूसरा लगाते हैं, और मार्केट के लिए ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करते हैं। और उसके जी। ऊपर शासन शासन थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर ये नहीं है, वॉच नहीं है। जैसे शासन हम शासन के आप सामने अपनी मजबूरी, अगर शासन खाद बंद कर दे तो उसकी सरकार गिर नहीं, जाएगी। खाद भी नहीं, इतना भी नहीं किया बंद, तो भी जैसे अपन केला वगैरह निकालते तो कारपेट यूज करते लोग, यहाँ पे वो कारपेट के पानी में हाँ, डालते। हमारे और क्षेत्र में आम का उत्पादन होता है, आम में भी कार्बन लगा रहे हैं, जबकि आम फल के रूप में लोग खाते हैं कि पोषण मिले, हमारे बच्चों को ताकत मिलेगी उससे। उसमें इतना केमिकल डाल देते हैं कि मतलब वो नुकसानदेह वाला हो उसके, जाता है। हाँ, कम से कम उसके ऊपर भी बैन लगा सकते ना वो। बैन तो सरकार की तरफ से लगता है, लेकिन नई कंपनियां मतलब वो कंपनियां नए नए नाम से नए नए प्रोडक्ट निकाल ला रही हैं। अब ऐसा केमिकल ले आए हैं कि बस ऐसे स्प्रे मारो, जैसे दर्द की चोट की दवा मतलब स्प्रे आ गया है, उसी प्रकार से उसका स्प्रे आ गया है। आम में आज मारो, कल सुबह पीला पीला रंग, आज हरा था कल पीला होके पका दिखेगा। बराबर बराबर। पानी में ऐसा डाल देते हैं कि सब्जियां हरी के हरी रह जाती हैं, या मतलब
अगर पकाना है तो मतलब धनंजय भाई, आप जो बात कर रहे हैं सही है। इसका मतलब साफ ये है कि हम लोग जो शहर में रह रहे हैं, हमें तो मजबूरी में जो कुछ भी मिल रहा है खरीदना ही पड़ रहा है, और हम अपने जीवन के प्रति बिल्कुल संकल्पित नहीं है। हम कंपनियां सोच रहे हैं चलो अपना जितना काम कर दिन रही भी हैं। हाँ हाँ हाँ, वो जितना हमको पैसा ये मिल जाए दोनों अपने तरफ से हो रहा है। अभी प्रोड्यूसर जो है अगर मान लीजिए अपने लिए थोड़ा सा अच्छा कर लेता है और बाकी लोगों के लिए भी ऐसा भी करेगा, इंजेक्शन देके इसे वेजिटेबल्स को बढ़ा देना, इसमें साइज करना या इसमें जो। भी कुछ मतलब कुछ मात्रा में वो अपने लिए नहीं नहीं वो भी खा रहा है, मतलब बहुत लोगों का भाव नहीं करेगा, जब जितने दिन जिंदा रहेंगे उतने दिन जिंदा रहेंगे, लेकिन वो अपना वो भी खा रहा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने लिए अच्छा कमा कर पा रहे हैं, जो तो मैं पशुपालन से यही कह जुड़े रहा हैं। था धनंजय जी भाई, जी समाज में अगर ऐसी प्रवृत्ति आ जाएगी कि प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, अगर वो अपने लिए जी, परवाह नहीं करता है, तो उसके लिए हम और आप ज्यादा परवाह नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर सही सुभाष है नारायण ने बोला है कि आप जी उसको जी कुछ जी नहीं कर सकते हैं, जी। लेकिन जो कर सकता है उसके साथ मिलकर खड़ा होकर कुछ उपाय किया जाए ताकि हम भी जी सकें और वो नहीं, भी ये जी सके। हम एक चीज अनुभव ये किए हैं, जो चीज चलन में आती है उसको लोग अडाप्ट करने लगते हैं। जैसे कि मतलब अभी घर में गैस चूल्हा नहीं था, लोग लकड़ी की ईंधन से मतलब खाना बनाते थे, कंडे से खाना बनाते थे। चलन में आया गैस सिलेंडर, सबके घर में, गरीब अमीर सबके यहाँ है। पहले साइकिल चलन में आई, सबके घर में धीरे धीरे साइकिल हो गई। अब मोटरसाइकिल चलन में आई तो सबके घर में मोटरसाइकिल हो गई, चाहे कर्जा लेके गरीब आदमी भी ले आया। अब कार का चलन में है, तो हर गांव में दो दो चार चार पांच पांच दस दस कारें गांव के अंदर हो गई, शहर में तो छोड़ो। तो ये चीज चलन में है। अब पहले चलन में था कि गेहूं की रोटी खाई जाए, तो वो चलन में आ गई, सबके घर में गेहूं की रोटी बनने लगी। मक्का की रोटी और बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी जो बनती थी वो धीरे धीरे कम हो गई। अभी अगर चलन में आ जाए कि लोग मक्का की रोटी खाएं और बताएं कि आज हमारे यहाँ मक्का की रोटी बनी थी, उसकी बड़ाई करें, तो धीरे धीरे वो चलन में सबके यहाँ आ जाएगा। मोटा अनाज जो खाना बंद कर दिए हैं लोग, वो प्रयोग में डालना चालू कर देंगे, हमारा जहां तक अनुभव है। लोग दूसरे को देख के अडाप्ट करते हैं। एनीवे, हमें जो अच्छा समझ में आता है हम लोग कंटिन्यू करते रहें। जी क्या योगदान होगा, जितना भी योगदान हो, कम से कम नहीं से तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने नहीं, बहुत सारे जितना एक्सपेरिमेंट। हम लोग कर पा रहे हैं ये बहुत अच्छा है। जो इसको देख के कुछ लोग अगर प्रभावित होते हैं तो ये हमारी उपलब्धि होगी। तो मैं अपने अपना शेयर अपने कर स्तर रहा से। था कि हम लोग जी जी श्री जी। इंडिविजुअली भी, और जी कुछ बोलना हाँ, मैं बोल रहा हूँ राजाराम। जी जी, बोलिए मेरा बोलिए। अनुभव तो सारी जिंदगी का है। हमने जो ये प्राकृतिक का भी, छोटा और बड़ा भी, तो हमने अपने थोड़ी खेती थी, तो उसमें तो ये प्राकृतिक खेती तो हमने बचपन में तो देखा भी नहीं कि यूरिया भी होता है कुछ या इस तरह का होता है। तो गांव के बाहर जब पशु तो बहुत ज्यादा रखते थे, वो कूड़ा इकट्ठा करते थे, 6 महीने में वो खेत में जाएगा, फिर दूसरा इकट्ठा हो जाएगा, फिर 6 महीने में खेत में जाएगा। बैल से, मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस बैल से करीब करीब आधा एकड़ स्कूल में जाने से पहले भी हम उसको जोड़ देते थे। तो वो सिस्टम तो बिल्कुल प्योर जो है ना, ये प्राकृतिक और प्योर, उसमें बिल्कुल ही कोई केमिकल से लेके कुछ भी नहीं होता था, और वो ही चला चला है काफी दिन। लेकिन ये ओवर प्रोडक्शन के चक्कर में अभी हम ये जो ज्यादा करने लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो, और उसमें यूरिया डाला, ये डाला, और वो पदार्थ कम होता है। तो इसका एक्सपीरियंस जनरली हम कहते हैं ये सेहत के लिए खराब है। पर मूल एक्सपीरियंस इसका इसका जो मूल एनालाइज करते हैं, तो ये है कि जो क्वालिटी उसमें थोड़े में, मान लो 10 मन में एक एकड़ में होता था, वो क्वालिटी आज उसी एकड़ में 20 मन हो रहा है। तो वो क्वालिटी, जिसको एक्चुअली क्वालिटी है, जो ताकत देती है, एनर्जी देती है, वो दोनों में करीब करीब बराबर ही है, बल्कि उसमें जो जिसमें ज्यादा हो रहा है उसमें कम है। उसमें न्यूट्रिशन तो घट गए उसमें। ऐसे ही हमारी गाय के साथ हुआ है। जैसे ही ये विदेशी गाय कह रहे हो या जिसको जो कह रहे हो, उसका हमने दूध बढ़ा लिया उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, तो उसमें डेफिनेटली उसकी जो क्वालिटी है दूध की, वो डाउन होती है। सभी चीज के साथ ऐसा है।
ऐसे ही ये जो आप आर्टिफिशियली तरीके से, क्योंकि जो न्यूट्रिशन चाहिए वो तो प्रॉपर पृथ्वी के हिसाब से तो उसी तरह मिलेगा। तो ये जो है ये इंक्रीज करना, ये मत समझिए कि वो आज इस केमिकल वाले से या यूरिया से वो इतना ज्यादा हो रहा है। अगर उसकी वैल्यू देखें तो उसकी वैल्यू जो पहले होता था उससे भी कम है। ऐसा साइंटिफिकली तो ऐसा एनालाइज में तो ऐसा आता है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो 1 एकड़ से और बिल्कुल प्राकृतिक के लिए फिर मेरे को ऐसा चांस मिल गया फौज में कह लीजिए, या फिर बाद में मैं पर्सनल में भी आ गया। तो मेरे को ऐसा करना लगा कि मुझे तो 5-5 4-4 हजार हेक्टेयर में प्राकृतिक तरीके से खेती करनी पड़ी। हिसार के पास एक सरकारी फार्म था, हम घोड़े वगैरह और सारे जानवर और सब्जी वगैरह ये सब कुछ अपने लिए भी करते थे। तो उसमें हमारे को गाय और ये सब गोबर कार इसका तो प्रयोग हम जानते ही थे, तो यही होता था। बस उसमें फर्क इतना था कि बैलों की जगह ट्रैक्टर से करना पड़ता था क्योंकि एरिया ज्यादा है और फोडर ज्यादा होती थी, और सब्जी और जैसे जई है इस तरह की। तो उसमें मैंने एक एक्सपीरियंस ये देखा, मैं शेयर कर दूं आप लोगों से कि हमें ये जो स्पेशली सीवरेज का जो नाला आता है वो हमारे बीचों बीच जाता था। तो मेरे से पहले भी और ये था कि भाई उसमें सीवरेज के नाले में से पानी दे दो तो उसमें बहुत भारी फसल होती है क्योंकि उसमें खाद ज्यादा है, उसमें जो है देसी खाद ज्यादा है। लेकिन कुछ साल बाद जब आप ऐसे देते रहे तो हमने पाया कि वो जमीन ही खराब होने लग गई। तो यूनिवर्सिटी मेरे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सॉइल डिपार्टमेंट साथ में था, और सारे बैठ कर सब चीज डिटेल में एनालाइज किया। तो आजकल जो हमारा सीवरेज का सिस्टम है वो जो पहले वाले सिस्टम से नहीं है। आजकल इस सिस्टम में उसमें कोई बाहर से मेटल वेटल नहीं, इंडस्ट्री नहीं थी उस पूरे हिसार में। तो इसमें क्या है कि जो सीवरेज का वेस्ट निकलता है नाले के रूप में जाता है उसमें अल्कली ज्यादा है। और अल्कली क्योंकि साबुन का प्रयोग तो बाथरूमों में होता है, और फिर आजकल ये जो सिंक को और सारी चीजों को उसमें धोने लग गए हैं उसमें सारी ही अल्कली है। तो जो वो जो सीवरेज प्रोसेस होता है बैक्टीरियल से वो कन्वर्ट होता है खाद में, नॉर्मल प्रोसेस तो यही है गोबर की भी और उसकी भी। तो वो ऐसे कैसे पड़ा रहा, वो खाद नहीं बना, एक ये रीजन हो गया। और अल्कली ज्यादा हो गई तो बैक्टीरिया तो मर गई। तो अल्कली ज्यादा होगी तो हमारे खाद के वहां से जाने लगा। तो हमने कहा भाई इसको इसको एनालाइज करवाओ उस यूनिवर्सिटी से भी और उससे भी। तो पता लगा कि भाई अल्कली ज्यादा है, उसका सोल्यूशन निकाला। जिप्सम 15 कट्टे आते थे, 15 रुपए में एक कट्टा, वो एक 1 एकड़ में जिप्सम डाल दिया, न्यूट्रलाइज हो गया, पानी को इकट्ठा किया। अब उसमें तो न्यूट्रलाइज तो हो गया और उसमें वो बिना खाद बने हुए डिपो वो जो डिकम्पोज नहीं हुए वो मटेरियल भी है। तो उसमें हमने और 15-20 तसले गाय का गोबर ताजा डाल दिया। इसके बाद उसको खेत में डाला तो ना तो वो बीमारी होने लगी उसके बाद, और ना ही ये जमीन खराब होने लगी, और उतना ही प्रोडक्शन ये आ गया। तो ये एक्सपीरियंस बाद में किसानों ने जैसे बता रहे हैं कि किसान को तो ये सीखना चाहिए, सीख लिया और वहां सारी इस तरह से सब्जी होती है। लेकिन ये जो हमने खाद बनाया और इस तरह का हमने प्रयोग किया, ये पानी केवल एक बार यूज करना है, बाकी दूसरा पानी नहर वहर का या ट्यूबवेल का यूज करना है। तो बहुत सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा ये, तो मेरा बड़ा स्केल पे ऑर्गेनिक खेती में है। अब मैंने राजस्थान में 50 बीघा जमीन ली, तो वहां तो कोई वहां तो ये जो केमिकल और कुछ भी यूज नहीं, डेजर्ट टिबे हैं। तो लेकिन पानी का भी पता नहीं हुआ है या नहीं। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता देता हूँ, आज थोड़ा से बोलने वाले भी कम है। तो मैंने क्या किया कि वहां डेयरी गाय रखी, मैंने 30 गाय रखी 50 एकड़ में, और 30 गाय रख के मैंने एक ट्यूबवेल खोद दिया। तो वहां बिजली नहीं, पानी नहीं, सोलर नहीं। फिर हमने बैलों से हैंड पंप सिस्टम से
300 फुट से 600 फुट पे पानी निकला, 300 फुट से 2 HP का पानी निकल गया मुझे, तो गायों के लिए भी अच्छा हो गया और वो सारा काम करने लगे। पहला ट्यूबवेल था। इसके बाद क्या हुआ कि वो पानी में थोड़ा खारीपन था, मतलब पानी अच्छा नहीं निकला। तो मैंने पड़ोस में एक वहां डिग्गी बनाते हैं बड़ी बड़ी, बहुत लंबी चौड़ी, वहां पानी भर लेते हैं। तो वो सारा पानी, बाद में मुझे बिजली भी मिल गई, बाद में मेरे को सोलर भी मिल गया, तो वो डिग्गी भर ली। और इसमें वापस वो डिग्गी में ये जो डाल के गाय का गोबर ये और इस तरह का बायोमेटेरियल डाल के, और हमने डिग्गी उसमें वापस डालते रहे ट्यूबवेल में। अब सोचा अब क्या करें, इस पानी को कैसे सुधारें। तो उसके बाद हमने उस डिग्गी के पास, ये 600 पे था मेरा पहला ट्यूबवेल, केवल 20-25 फुट दूरी दूसरा ट्यूबवेल खोद दिया, वो रखा 450, और ये डिग्गी का पानी डाल के काफी दिन बाद फिर उसमें से चालू किया, तो वो पानी इतना अच्छा टॉप का हो गया, और 5-6 साल से चल रहा है, बहुत ही टॉप का पानी हो गया। अब के वहां तो नकल मारनी थी, पहले खर्चा वो जो किसान नहीं कर चुके, वैसे भी कम करते हैं वो, कि ये तो नेचुरल फसल होने दो, ये क्या ट्यूबवेल ट्यूबवेल की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे उस लाइन में, जो मेरी लाइन थी, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल गायों के कारण है या उस पानी को हमने सुधारा है, उसमें कोई लाइन ऐसे अट्रैक्ट हो गई, 5 गांव में 100 ट्यूबवेल हर साल खुलने लगे, और अब मेरी गाय वहां से बदलनी पड़ी, जगह ही नहीं बची, इतनी टॉप की मूंगफली और सब होने लगे। तो इस तरह का तो एक्सपीरियंस मेरा भी है, ये कहीं काम आए तो अच्छी बात है। धन्यवाद साहब। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और कोई साथी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हो? गोपाल भाई, जीवेश भाई, मदन लाल जी, जूम यूज। जी नमस्कार। अ, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ, मुझे कृषि क्षेत्र का ज्यादा कुछ अनुभव नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे पास कुछ भी जमीन जमीन का, कृषि योग्य जमीन का कोई भी टुकड़ा नसीब नहीं है। लेकिन मैं किसानों की मूलभूत समस्याओं के प्रति संवेदनशील तो हूँ ही, और उनके समक्ष जो आने वाली चुनौतियां हैं, कृषि क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, नई तकनीक एवं अन्य माध्यमों से जो उसका समाधान हो सकता है, इस दिशा में जो होने वाले प्रयास हैं, कृषि क्षेत्र में जो सरकार की नीतियां हैं और जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, इन विषयों के प्रति मैं जिज्ञासु हूँ, और गहराई से, सूक्ष्मता से अध्ययन करने के प्रति प्रयत्नशील हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उस दिशा में अपने शक्ति और सामर्थ्य का, किसानों के समृद्धिकरण में क्या योगदान मेरा हो सकता है, इस दिशा में मैं चिंतन कर रहा होता हूँ। और आप लोगों से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, इसको चैनलाइज करके हाउ टू यूटिलाइज द पावर्स, इस फार्मूले के तहत हम किसानों के बेहतर जीवन और आर्थिक समृद्धि, मार्केटिंग के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, नई कृषि तकनीक के माध्यम से, नई मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी के माध्यम से हम उसको अधिक से अधिक लाभकारी मूल्य कैसे दिला सकते हैं, इसके लिए कई स्तर की रणनीति बनाने की आवश्यकता है। हम लोग केवल एक एक पॉइंट पर अगर वो करें, एक उसका व्यापक फलक बन सकता है। तो इस दिशा में सोचने की भी जरूरत है, और नीति नियंताओं को, सरकार की जो नीति नियंता है, उनको भी इसमें नए दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत है। इसको सिलेबस का भी पार्ट बनाने की जरूरत है। हमारा देश 70% की जो आबादी है वो गांव में बसती है, और गांव में मैक्सिमम किसान होते हैं।
लेकिन उनके प्रति हमारी नीतियां ज्यादा प्रभावी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज किसान विपन्न नहीं होते। किसानों का आज मोहभंग जो हो रहा है, तो उसके मूल कारणों को हमें समझना होगा। हम उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। हमको उनको उनके प्रति संवेदनशील होते हुए ये सोचना होगा कि उन समस्याओं के समाधान में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। एक शिक्षक की भी भूमिका हो सकती है, एक छात्र की भी भूमिका हो सकती है, एक नेता की भूमिका हो सकती है, एक व्यापारी की भूमिका हो सकती है। जो जिस लाइन में है, वो अपनी अपनी अगर भूमिका का चयन कर ले और उसका निर्वहन करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ क्रांतिकारी और गुणात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आज हमारे जो धर्माचार्य हैं, वो केवल अपने मठ और मंदिर और उनकी विरासत और दक्षिणा, बस इन पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। वो क्यों नहीं किसानों की समस्याओं को उठाते? वो तो मांस के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें तो अपनी दक्षिणा और अपने तथाकथित जो दिखावापंती वाला जो धर्म है, सेवा परमो धर्म की तो बिल्कुल भावना की कहीं चर्चा ही नहीं होती। और किसानों के प्रति उनका क्या धर्म है, पर्यावरण के प्रति उनका क्या धर्म है, इसकी कभी किसी संत महात्मा मुनि से मैंने व्याख्यान तो सुना ही नहीं। ये बड़े घोर आश्चर्य की बात है। तो वो जो है भगवान से डायरेक्ट मिलने से भी मना करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे थ्रू मिलो, और वो किसानों की चर्चा नहीं करते, पर्यावरण की चर्चा नहीं करते, इस धरती माता के प्रति जो उनका कर्तव्य है, इसकी वो चर्चा नहीं करते। तो मुझे बहुत निराशा होती है इन तथाकथित धर्माचार्यों से। तो जबकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैं तो वैसे आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, मैं तो अब इस भाव का बन गया हूँ कि अब आलोचना का रुख सबसे पहले अपनी ओर मोड़ा जाए और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से शुरुआत की जाए। बस इतना ही। धन्यवाद। बहुत सुंदर गोपाल भाई, आप मेरे दिल के बहुत करीब हो और आपकी बातों को सुन सुन के मुझे लग रहा था कि कुछ कहना है, लेकिन अब इस ग्रुप में ना कह के आपसे अलग कल मैं बात करूंगा। आपके दिल की भावना को समझ रहा हूँ और आपको वहां तक पहुंचाना है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। कल हमारी थोड़ी और बात होगी बहुत दिनों के बाद। और कोई साथी? अदरवाइज आज के लिए अलका दीदी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक आशीर्वचन देते हुए और सेशन खत्म करने की घोषणा करें। अलका दीदी। माननीय अलका दीदी, अलका ईरानी। हेलो, मेरी बातें पहुंच रही हैं अलका दीदी या सो गई आप? गुड। अलका दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा हो रहा है। सब पुरुषार्थी अपने अपने काम पर लग रहे हैं और हम जब करेंगे तब यश तो निश्चित ही है, क्योंकि ये जो है, जो सतयुग की निर्मिति है, ये तो होनी ही है। तो हमें उसमें अपने अपने गुण बदलने हैं, क्योंकि हमें भी सतयुग में जाना ही है ना, अच्छी दुनिया में हमें भी जाना है। तो हमें भी अपने को जितने 16 कला संपूर्ण कहते हैं, ऐसे बनना ही है। इसके लिए ही ये टाइम मिला है। और जब तक हम कुछ करते नहीं, तब तक हम कुछ भी नहीं, हमारे गुण ही हमें समझ में नहीं आते, हमारे दोष नहीं समझ में आ रहे। जो हम देखिए, हम सब एक साथ काम कर सकते नहीं है अभी भी, क्योंकि हमारे सबके अलग अलग विचार है ना। तो मुझे एक लगता है कि एक हम ऐसा कर दे तो, फॉर एग्जाम्पल गुरुकुल के लिए ही कल देखते तो हर एक सोचता है अलग रीति से। तो कंसोर्शियम में हमारे सर ने जो कहा था, ग्लोबल थिंकिंग एंड लोकल एक्शन, वैसा हम करें और लेट्स से 10 टाइप के 10 गुरुकुल 10 जगह खड़े भी हो जाए तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि
उसमें ही तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा अच्छा होगा, कौन सा अच्छा नहीं होगा। अभी तो हम खाली बात बात करते हैं ना। तो बेसिकली इट इज रिसर्च। रिसर्च का मतलब सर्च। जो भी है अस्तित्व में है उसमें से ही हमें चुनना है। और बहुत सारे मॉडल्स तो हमारे पास है ही, हर एक के पास एक एक मॉडल है, मैं तो समझती। तो हो ही रहा है, अच्छा करिए और होना ही है। अभी मैं भी अभी रचना दीदी आई थी, मैंने मेरे साथ बात की और वो भी बहुत उत्सुक है ये करने के लिए। लेकिन वो उसकी जो आइडिया है ये पूरी अलग है और वो पूरा स्वतंत्र ही करना चाहती है, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं। मैंने तो उसको बोला बहुत अच्छा है आपका ये प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मैं तो खाली एडवाइजर होके उसके करना है तो खाली, और वो भी वॉलंटियरिंग करना है। अच्छा, और दूसरी चीज मुझे क्या लगती है कि जो हम कहते हैं कि घर में या गौशाला में गुरुकुल, तो दोनों जगह ही हो सकते हैं। गौशाला में ये जो ऋषि मुनि, क्योंकि अगर हमें सिखाना है तो हमें भी वो नॉलेज होना चाहिए। तो वो नॉलेज कहाँ है हमारे पास? संस्कृत में जो लिखा हुआ है ये जो, क्योंकि ये ऋषि मुनि ने तो पूरा लाइफ इसमें स्पेंड किया है। तो गौशाला में जो गुरुकुल होगा उसमें हम सब जो जिनको वो नॉलेज नहीं है वो सीखेंगे और फिर लोगों के लिए हम वो नॉलेज यूज करते जाएंगे। तो वो हमारे लिए गुरुओं का गुरुकुल समझो। तो दोनों ही टाइप के गुरुकुल होना बहुत जरूर है। ओके, ओम शांति। थैंक यू दीदी, धन्यवाद सभी साथियों को, सबको प्रणाम। फिर मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।